नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के री एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। आपकी परीक्षा 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। इस संदर्भ में ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के द्वारा करंट से संबंधित प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए, और ये जो प्रश्न है ये पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर मिलेगा तब जब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं, इसमें करंट से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप ये पाएंगे कि पहले की अपेक्षा अब स्टेटमेंट टाइप के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। दूसरी बात कि जो स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट इन दोनों का मिश्रण है। इसलिए आवश्यक है जब कभी भी आप करंट के किसी टॉपिक को कवर करें तो उसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए उसको कवर करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसा देखा गया है कि करंट में जब कोई विषय चर्चा में है तो उसके स्टैटिक पार्ट से जीएस के सेक्शन को कोरिलेट करके आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर करंट में कोई पॉलिटी का विषय चर्चा में है तो उससे संबंधित अनुच्छेद पूछ दिया जाएगा या उनके कर्तव्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो इसलिए करंट की जो भूमिका है वो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोग ये लास्ट में डिसाइड करते हैं कि अंत समय में केवल करंट को पढ़कर उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। रिवीजन के अभाव में आप परीक्षा में करंट के प्रश्न को गलत कर देते हैं। इसलिए समय रहते करंट से संबंधित जो भी टॉपिक है उनको डेली बेसिस पर आप कवर करते चलेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज प्रारंभ की गई है और ये जो एनालिसिस है इनको भी ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी अर्थात जेजीयू में हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में हुआ। क्लियर। आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ, और ऑप्शन में आपको सोनीपत लिखा है। क्लियर। तो इस तरह भी आप प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम भी ध्यान में रखेंगे, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और कहाँ पर है, सोनीपत में। क्लियर। अगला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान को अपनाने की जो 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर 2024 को हुई, इस अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ इसी दौरान ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में हुआ। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा, अगले स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के संविधान पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ इसके दौरान किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1950 को भारत की संविधान सभा ने अपनाया था। ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, और जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आंसर करेंगे आप, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। क्लियर। अगला देखिए, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है ये भी स्टेटमेंट टाइप का ही प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको यहाँ पर सही कथन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार ने CISF अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी। क्लियर। तो ये बात याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने CISF, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी। याद रखिएगा, अगले स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह CISF की 56वीं स्थापना दिवस परेड ये कहां पर आयोजित हुई, तकोल्लम तमिलनाडु में, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। और यहां पर ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जो CISF की स्थापना दिवस है ये किस क्रम की है, 56वीं। क्लियर। याद रखिएगा 10 मार्च 2025 को, कब, 10 मार्च 2025 को 56वां CISF स्थापना दिवस मनाया गया। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और इससे संबंधित जो परेड हुई
इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तकोलम, तमिलनाडु में। यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। अगला स्टेटमेंट देखिए, पूछा जा रहा है कि सीआईएसएफ की स्थापना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत हुई। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे, सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को, यानी 1969 में हुई थी। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सभी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखेंगे। 10 मार्च 2025 को 56वां सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया। क्लियर? तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके सही है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, अगर आप बात करेंगे बुकर पुरस्कार 2024 की, तो याद रखिएगा ये जो बुकर पुरस्कार 2024 है, ये किसको मिला? सामंथा हार्वे को। किसको मिला? सामंथा हार्वे को। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 मिला। क्लियर? यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे, ठीक है, और उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखेंगे कि जो 2024 का बुकर पुरस्कार है ये ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को मिला, और उनके किस उपन्यास के लिए? तो याद रखेंगे, ऑर्बिटल के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा। 1969 में यूके में बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी, और कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ष पूर्व का भी पुरस्कार पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, एक आयरिश लेखक है जिनका नाम है पॉल लिंच। क्या नाम है? पॉल लिंच। ये विकल्प सी में भी देखिए शामिल किया गया है, पॉल लिंच। तो याद रखेंगे, आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 2023 का बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, और 2024 का बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। क्लियर? और ये एक ब्रिटिश लेखिका है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये भी स्टेटमेंट टाइप का ही प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है कि जनवरी 2025 में पैंगोंगसो झील के तट पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, जनवरी 2025 में पैंगोंगसो झील के तट पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगले स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि यह झील विश्व की सबसे ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर? 4350 मीटर पर स्थित खारे पानी की झील है। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये जो पैंगोंगसो झील है ये विश्व की सबसे ऊंचाई यानी 4350 मीटर पर स्थित खारे पानी की झील है। ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि पुरंदर की संधि, अब देखिए इसको कैसे, इसके जीएस वाले पार्ट से कोरिलेट करके पूछा जा रहा है कि जो छत्रपति शिवाजी की यहां पर दिया गया कि प्रतिमा का अनावरण हुआ था, तो इनसे संबंधित फैक्ट है कि पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो शिवाजी का जन्म है ये 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी के किले में हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में जो चारों स्टेटमेंट हैं वो आपके सही है। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां पर 2-3 बातें और स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी आपने जो देखा कि ये पैंगोंगसो झील जो है ये कहां पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखिएगा कि ये लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। दूसरी बात, अगर आपसे ये जो पैंगोंगसो झील है इसकी जो ऊंचाई अभी यहाँ पर दी है 4350 मीटर, अगर यही बात आपको फिट में पूछ ली जाए तो याद रखेंगे इसको 14,270 फीट। कितना? 14,270 फीट। अगर फिट में लिखा रहेगा तो 14,270 फीट, और मीटर में लिखा रहेगा तो 4,350 मीटर। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो पैंगोंगसो झील है ये 4,350 मीटर अर्थात 14,270 फीट ऊंचाई पर स्थित ये एक अंतर्देशीय झील है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो पैंगोंगसो झील है ये 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, और इसका जो 1/3 हिस्सा है वो भारत में है, और जो 2/3 हिस्सा है वो चीन में है। यानी 2/3 हिस्सा चीन में और 1/3 हिस्सा भारत में। क्लियर? और याद रखिएगा
ये जो शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, ये कितनी ऊंचाई पर हुआ? तो 14,300 फीट की ऊंचाई पर। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपने शिवाजी का जन्म भी देखा, 19 फरवरी 1630 को हुआ। आपको पता है कि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। अब देखिए ये प्रश्न, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। एक ही प्रश्न में आपसे 4 फैक्ट जानने की इच्छा है आयोग की। सबसे पहले लिखा है माया सैंड्रो। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि माया सैंड्रो कौन है, इनका संबंध इन चारों विकल्पों में से किससे है? तो याद रखिएगा, ये जो माया सैंड्रो हैं, ये कौन है? तो याद रखेंगे, ये माल्डोवा के राष्ट्रपति। ठीक है, तो माया सैंड्रो कौन है? माल्डोवा के राष्ट्रपति। ठीक है, तो एक को आप तीसरे से सुमेलित कर देंगे। मनीष सिंघल, याद रखिएगा, मनीष सिंघल का संबंध किससे है? तो मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव बने। ठीक है, तो याद रखेंगे बी को आप पहले से कोरिलेट कर देंगे। अगला नाम लिखा है जॉन ड्रमानी महामा। क्या लिखा है? जॉन ड्रमानी महामा। इनका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा, ये घाना के राष्ट्रपति। तो यहां पर आप सी को चौथे से कोरिलेट करेंगे। अगला है बी राम सुब्रमण्यम। क्या लिखा है? वी राम सुब्रमण्यम। याद रखेंगे वी राम सुब्रमण्यम ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो यहां पर डी को आप दूसरे से कोरिलेट करेंगे। तो यहां पर सही कोड क्या बन रहा है? 3142, और 3142 के आधार पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि माया सैंड्रो ये कौन है? तो ये माल्डोवा के राष्ट्रपति। मनीष सिंघल ये एसोचैम के महासचिव। और एसोचैम का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर? तो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर? इसी तरह से मनीष सिंघल का नाम आप एसोचैम के महासचिव के तौर पर हो गया। जॉन ड्रमानी महामा ये घाना के राष्ट्रपति, और वी आर सुब्रमण्यम ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि विश्व का जो पहला लकड़ी उपग्रह है उसका नाम है लिग्नोसैट। क्या नाम है? लिग्नोसैट। ये 5 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट से लॉन्च किया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपका जवाब होगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह है इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। दूसरी बात, इसको कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2024 को। और कहां से लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे फ्लोरिडा में जो नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से विश्व के पहले लकड़ी उपग्रह लिग्नोसैट को 5 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया। और किससे लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स रॉकेट से। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। दूसरी बात ये उठती है कि इस परियोजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो देखिए अगले स्टेटमेंट में लिखा है कि इस परियोजना का नेतृत्व क्योटो विश्वविद्यालय और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने किया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे ये जो विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह लिग्नोसैट है इस परियोजना का नेतृत्व कौन कर रहा है? जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA। अगर आपसे JAXA का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कहेंगे जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले स्टेटमेंट में लिख रहा है कि ये जो विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह है लिग्नोसैट ये मैग्नोलिया लकड़ी से निर्मित है। किस लकड़ी से? मैग्नोलिया लकड़ी से। याद रखिएगा इसमें लचीलापन बहुत होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे ये मैग्नोलिया लकड़ी से निर्मित है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर आकार का, यानी इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर आकार के और वजन में 900 ग्राम है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आप लिग्नोसैट के बारे में ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसका आंसर करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला है ये किस क्रम का बाघ अभ्यारण्य है भारत का? तो याद रखेंगे 56वां। ठीक है, और ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो बाघ अभ्यारण्य है कहां पर है? तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। क्लियर? ये बातें स्पष्ट हो गई। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह का मतलब गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य,
ये आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य और असम के मानस बाघ अभयारण्य के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। कौन? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर है? यहां से आपसे ये प्रश्न बन सकता है या ये भी बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। क्लियर है? उसके बाद दूसरे नंबर पर असम का मानस बाघ अभयारण्य है और तीसरे नंबर पर अब हो गया है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो इसका जो टोटल एरिया है वो है 2829 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2829 वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला स्टेटमेंट देखिए, पूछा जा रहा है कि यह अभयारण्य, ठीक है, यह अभयारण्य का मतलब किसकी बात हो रही है? इसी गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य की। यह अभयारण्य पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य और पूर्व में झारखंड के पलामू बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे ये जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य है ये पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य से और पूर्व में झारखंड के पलामू बाघ अभयारण्य से जुड़ा है। और याद रखिएगा अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर इस प्रश्न में चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपसे पूछा क्या रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यहां पर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत हो, सभी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी आपने 56वां देख लिया, अब आप 57वां देख रहे हैं कि जो देश का 57वां बाघ अभयारण्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व। क्लियर? और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 1271 वर्ग किलोमीटर में ये मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व फैला है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये देश का 57वां बाघ अभयारण्य है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह का मतलब मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व, ये 8वां मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अभी आपने छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला देखा, ये भारत का 56वां बाघ अभयारण्य है, यानी 56वां टाइगर रिजर्व है। क्लियर? और जो 57वां भारत का टाइगर रिजर्व है वो कौन है? मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि 9 मार्च 2025 को, हाल ही में 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसको देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। क्लियर? तो देखिए पहले के भी फैक्ट को शामिल कर लिया गया और करंट में भी यहाँ पर, यानी ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। और जो आपसे करंट पूछा जा सकता है वो अक्टूबर से कम आपको अक्टूबर से और पूरे करंट को कवर करना है। तो देखिए ये बात स्पष्ट हो गई कि 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। और ये जो माधव टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1751 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी बात सही है। किसके बारे में बात हो रही है? माधव टाइगर रिजर्व की। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो 1973 में हुई। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप देख रहे हैं कि सभी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो शामिल हो गया कि जो 56वां बाघ अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभयारण्य है और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? 2829 यानी 2829 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य है। उसी तरह से देश का जो 57वां बाघ अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व और जो देश का 58वां बाघ अभयारण्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश का ही माधव टाइगर रिजर्व। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करिए। इसमें कौन सा कथन गलत है? इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको आप UNFCCC कहते हैं, इसने COP29 में पंजाबी गायक शुभ को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि UNFCCC ने COP29 में पंजाबी गायक शुभ को, ठीक है, इनका नाम क्या है? शुभ,
ये एक पंजाबी गायक है, इनको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये प्रश्न उठता है कि कॉप 29 का आयोजन कहाँ हुआ था। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉप 29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच हुआ था। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉप 29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच हुआ और UNFCCC ने कॉप 29 में पंजाबी गायक शुभ को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये दिवस से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लिखा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो देखिए ये बात स्पष्ट रूप से सही है कि जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सही है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और लिखा है 14 नवंबर, ये गलत है। याद रखिएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पूछा जा रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चौथा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और आपको ध्यान में रखना है दिवस के संदर्भ में। देखिए दिवस में इस तरह के दिवस बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान में रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम अगर बात कर लें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, तो ये तो आपको पता हो गया कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें थीम पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 2025 को जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया इसकी थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। क्या थीम थी, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अब जैसे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। अब देखिए इसमें आपसे योजना से संबंधित इसको कोरिलेट कर सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम है वो कब प्रारंभ किया गया था। क्लियर है, तो आपका जवाब क्या होगा, 2016 में। कब हुआ था, 2016 में। तो दोनों को कोरिलेट कर लीजिए, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और कब प्रारंभ हुआ था ये, 2016 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 2016 में स्टार्टअप इंडिया को प्रारंभ किया गया और 16 जनवरी 2025 को स्टार्टअप इंडिया ने 9 वर्ष अपने पूरे किए। क्लियर, यहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट करिए, हो सकता है ये भी प्रश्न बन जाए स्टेटमेंट में। याद रखिएगा 1.59 लाख स्टार्टअप के साथ भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। कितने स्टार्टअप के साथ, तो याद रखिएगा 1.59 लाख स्टार्टअप के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला दिया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अब देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस तो आपने देख लिया 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ये कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को, और किस उपलक्ष्य में, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में। अब ये प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई और किस अधिनियम के तहत हुई, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पर ROARO में पूछता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी। जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार जो स्थापना हुई ये 1966 में, भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत हुई। ठीक, ये बात स्पष्ट हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार 1966 में, भारतीय प्रेस अधिनियम 1965 के तहत ये स्थापित हुआ और बाद में अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इस भारतीय प्रेस परिषद को 1979 में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 यानी 1978 के तहत स्थापित किया गया। तो पहली बार पूछा जाए तो भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत 1966 में, और बाद में अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के तौर पर प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत 1979 यानी 1979 में स्थापित हुआ। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो दिवस है वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 14 नहीं, ये कब, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब ये पूछ सकता है कि किसकी जयंती पर, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसका जयंती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की।
तो ये प्रश्न उठता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे कि इनकी जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता है कि इनको भारत रत्न भी मिला है, ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर आज की क्लास में ध्यान में रखना है। इसमें ये क्लास आपको कैसी लगी? आप अपना ज़रूर सुझाव दें। अपनी जो भी फीलिंग है आप वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि इस सीरीज़ को आगे उसी रूप में आगे बढ़ाया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्रश्नों की संख्या कुछ और बढ़ा दी जाए, आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा इसमें प्रश्नों की संख्या को 10 की जगह पर 15 या 20 किया जा सकता है। और ये जो सीरीज़ प्रारंभ की गई है, अगर आपने इसमें प्रॉपर अपना सपोर्ट दिखा या अपना प्रॉपर इसमें आपने इच्छा ज़ाहिर की, तो इसको पेपर तक कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि आपका करंट से संबंधित जो भी प्रश्न है और वो भी स्टैंडर्ड प्रश्न जो परीक्षा के अनुरूप हो, उनको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत